अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोगों के साथ नैनो केमिस्ट्री के ऊपर जो है वो एक सीरीज़ जो है उसके लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। और उस सीरीज़ का जो आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। मतलब आज की हमने जो लेक्चर के अंदर जो स्टडी करना है, जो डिस्कस करना है, वो है व्हाट आर द बेसिक सिंथेटिक प्रोसेसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग नैनो मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कौन कौन से हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं और सिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नैनो मटेरियल्स के बारे में चेंज ना हो, हम उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। वो क्या हैं सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जैसा कि दे मस्ट पोसेस ऑलमोस्ट इक्वल साइज़। जितने भी हम नैनो मटेरियल्स बनाएंगे, नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे, उन सब का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होना ज़रूरी है। उसके बाद उनकी शेप भी किसी हद तक एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ स्फेरिकल्स हैं, कुछ जो है वो कुछ स्फेरिकल हैं, कुछ जो है वो क्यूबिक शेप में है। तो तकरीबन ट्राई ये करते हैं हम कि ऐसा मेथड अडॉप्ट करें जिसके अंदर हमारे जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक सेम हो। उसके बाद देयर स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल, उनका स्ट्रक्चर भी इक्वल होना चाहिए, शेप भी एक जैसी होनी चाहिए। दे मस्ट बी डिस्पर्स्ड इंडिविजुअली, और वो जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में ना हो, बल्कि वो हम उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये फॉलो करते हुए, ये चीज़ों को देखते हुए हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं। नैनो मटेरियल्स आर वाइडली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हमें पता है। उसके बाद सिंथेटिक अप्रोचेज़ हैं। जब भी हमने कोई भी मेथड जो है ना उसको अडॉप्ट करना है, तो हम दो अप्रोचेज़ को माइंड में रखते हैं। एक हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है टॉप डाउन, और दूसरी अप्रोच जो है वो नैनो मटेरियल्स को फॉर्म करने की, वो है बॉटम अप। अब टॉप डाउन में क्या होता है कि आप किसी बल्क मटेरियल को लेते हो, उसको मैकेनिकल फोर्स की हेल्प से ब्रेक करते 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 आप नैनो रेंज में ले आते हो। दिस इज टॉप डाउन। एक है बॉटम अप। बॉटम अप में क्या हो कि आप जो है वो नैनो से भी नीचे एटॉमिक लेवल पे जाते हो, एटम्स को एटॉमिक लेवल पे आपस में मिक्स करते हो, मिलाते हो, और उनके ज़रिए फोर्सेस जो हैं वो बॉन्ड बनाने वाली आपस में मिलती हैं, और हमारे पास मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल से आगे क्लस्टर्स, उनसे फिर नैनो मटेरियल्स और उनके क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये दो हमारे पास जो अप्रोचेज़ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। एक है टॉप डाउन और दूसरी है बॉटम अप। तो आई होप ये दोनों अप्रोचेज़ आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद टॉप डाउन को ज़रा एक्सप्लेन किया गया है। यूज़ मैक्रोस्कोपिक इनिशियल मटेरियल, हम मैक्रोस्कोपिक मटेरियल यूज़ करते हैं, यानी कि बड़ा सा कोई बल्क में यूज़ करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेकिंग डाउन लार्ज मैक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ इनटू नैनो साइज पार्टिकल्स, उसको फिर ब्रेक डाउन करते हैं छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद एक्सपेंसिव टेक्निक दी, ये टेक्निक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि मैकेनिकल जो है ना फोर्सेस चाहिए होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसके बाद नॉट यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ नैनो मटेरियल्स, इनको हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर पाते। नॉर्मली रिलाइज ऑन हिस्टोरिकल डाटा ऑफ मटेरियल्स, हम इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हमने देखा होता है कि अच्छा लिटरेचर में ये लिखा था कि इसको जब हम डिग्रेड करते हैं, जब इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ये मटेरियल फॉर्म होता है। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख कर ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच में हमारे जो नैनो मटेरियल्स हैं उनकी शेप किस तरह आएगी। उसके बाद एट्रीशन एंड मिलिंग आर टिपिकली टॉप डाउन प्रोसेस। ये दो प्रोसेसेस हैं जो कि आप आगे जाके इनको मज़ीद देखेंगे। उसके बाद बॉटम अप अप्रोच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेल्फ असेंबली ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू नैनो स्ट्रक्चर। एटम्स जो आपस में ज्वाइन होते हैं, एटम्स आपस में जुड़ते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स आपस में फिर जुड़ते हैं और फिर वो नैनो स्ट्रक्चर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। फिजिकल फोर्सेज ऑपरेट एट नैनो स्केल टू सेल्फ असेंबली द बेसिक यूनिट्स। क्या होता है हमारे पास कि जो फिजिकल फोर्सेज भी इसके ऊपर काम करती हैं, वो जो फिजिकल फोर्सेज होती हैं वो नैनो स्केल पे जाके काम करती हैं, और हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास कुछ बेसिक यूनिट्स जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद ये लेस एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, और एग्जांपल्स आर कोलाइडल डिस्पर्शन। हम कोलाइडल डिस्पर्शन से ये कर सकते हैं। क्वांटम डॉट्स जब हम बनाते हैं वो भी इसकी बॉटम अप अप्रोच से ही बनाए जाते हैं। आगे जाके कुछ मेथड्स मैंने भी रिसर्च में बॉटम अप अप्रोच ही जो है वो यूज़ की थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माई नैनो मटेरियल्स, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। सो दैट्स वाई मैंने जो ये प्रिपेयर किए थे जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, मैंने जो थे वो स्प्रे पायरोलिसिस और सोल्जर मेथड से प्रिपेयर किए थे। तो ये बॉटम अप अप्रोचेज ही हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। डायग्राम इज़ वेरी क्लियर। टॉप डाउन अप्रोच एक साइड पे बनाई गई है और दूसरी साइड पे बॉटम अप अप्रोच बनाई गई है। यू कैन ईजिली सी दैट इन टॉप डाउन अप्रोच वी आर जस्ट टेकिंग बल्क मटेरियल।
यहाँ पे जो येलो ये ऑरेंज से कलर में बल्क मटेरियल है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एनर्जी से, मैकेनिकल फोर्स से, एंड वी आर ब्रेकिंग दीज पार्टिकल्स इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, या पाउडर में हम उसको शिफ्ट कर देंगे और फिर आगे पाउडर को फर्दर हम उसकी एक्सफोलिएशन करते हैं और उसको हम शिफ्ट कर देते हैं नैनो या मल्टी लेयर्स के अंदर, नैनो रेंज। उसके बाद अगर बॉटम अप अप्रोच की बात की जाए तो यू कैन ईजिली सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर बीइंग विजिबल हियर। तो उनको हमने क्या किया, उनको आपस में मिक्स किया, उनको एनर्जी प्रोवाइड किया, आयोनाइजेशन प्रोसेस होंगे, तरह तरह के प्रोसेस होंगे, कंडेंसेशन होगी, और सारे प्रोसेस मिल के उस एटम को, उन एटम्स को मिला के क्लस्टर टाइप मॉलिक्यूल बना देंगे, और मॉलिक्यूल जो है वो आगे क्लस्टर्स में शिफ्ट हो गए, जहाँ से हम क्लस्टर्स को अटैच करके हम अपना एक नैनो पार्टिकल डिजायर्ड साइज़ का, चाहे वो 5 नैनोमीटर्स का हो, 100 का हो, जितना मर्जी हो, हम वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में नैनो पार्टिकल दोनों मेथड से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। फुलरीन्स हैं, डायमंड है, ग्रेफीन नैनो शीट्स हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, जो बेसिक पर्पस है हमारा आज के लेक्चर का, वो क्या है, हाउ वी कैन सिंथेसाइज आवर नैनो मटेरियल, वो कौन कौन से मेथड्स हैं बाय यूजिंग दैट वी कैन इजीली प्रिपेयर आर नैनो मटेरियल। पहले हमने जो भी इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा है वो अप्रोचेस थी कि हम कौन कौन सी अप्रोचेस के जरिए जाते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कि बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे जो सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स हैं, ये नॉर्मली सॉलिड फेज वाला जो है इसमें हम टॉप डाउन करते हैं, और जो दूसरा है उसमें बॉटम अप करते हैं। तो ये देखेंगे आप ज़रा, सॉलिड फेज सिंथेसिस, इसमें अगर हमारा मटेरियल सॉलिड है तो उसके हम बाल मिलिंग करेंगे, ये लिथोग्राफी करेंगे, ये स्फीयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेंगे जिसको SPD भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लिक्विड फेज में सिंथेसाइज कर रहे हैं तो हाइड्रोथर्मल मेथड जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, सोल जेल मेथड है, को प्रेसिपिटेशन मेथड है, सोनो केमिकल मेथड है, माइक्रो इमल्जन मेथड है, और बायोमेट्रिक मेथड है। दीज आर सम मेथड्स इफ़ वी आर टेकिंग आर लिक्विड फेज एंड वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग आर नैनो मटेरियल्स इन लिक्विड फेज, तो हम ये वाली टेक्निक्स को, ये वाले जो हैं वो मेथड्स को यूज़ करते हैं। If we are talking about gas phase synthesis, then we will take some special process like chemical vapor deposition, इसको CVD भी बोलते हैं, pulsed laser synthesis इसको PLS भी बोलते हैं, और स्प्रे पायरोलिसिस जो मैं आपको बता रहा था मैंने ये किया था, और स्प्लिटिंग टेक्निक है, और इनर्ट गैस कंडेंसेशन है। ये इनको आपने अच्छी तरह जो है ना वो मेमोराइज कर लेना, लर्न कर लेना कि कौन कौन से आप ट्राई करेंगे कि इनको फर्दर, मैंने भी यहाँ पे सारे डिटेल से किए हुए हैं, 2 3 मेथड जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आप फर्दर इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट की। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड फेज सिंथेसिस की। सॉलिड फेज सिंथेसिस में सबसे पहला जो हमारा मेथड था वो था बाल मिलिंग। आपको नजर आ रहा होगा बाल मिलिंग। तो बाल मिलिंग में क्या करते हैं, बाल मिलिंग इज ए मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नैनो मटेरियल्स। ये हम नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए बाल मिलिंग एक मेथड यूज़ करते हैं। बाल मिलिंग क्या है भाई, एक बड़ी सी मशीन होती है, इस मशीन के अंदर हम बड़े बड़े बॉल्स होते हैं मेटल के, और उनके अंदर हम अपना नैनो मटेरियल या कोई भी मटेरियल डाल देते हैं और उस मशीन को चला देते हैं। वो मशीन जो है वो रोटेट करती है, और उसके अंदर बल्क होते हैं, जो बॉल्स होते हैं मेटल के, वो क्या करते हैं, बार बार वो उस मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं फोर्स से, और वो मटेरियल पाउडर फॉर्म में होता वो मज़ीद वो नैनो साइज में चला जाता है। तो ये इसके जनरल से एक प्रोसेस है, तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। बाल मिलिंग इज ए मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नैनो मटीरियल्स। प्रोसेस इज नॉर्मली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग मेटेलिक एंड सिरेमिक नैनो मटीरियल्स। दो तरह के, हम या तो मेटेलिक नैनो मटीरियल्स बनाने हो या सिरेमिक नैनो मटीरियल्स बनाने हो, विल गो टू बाल मिलिंग प्रोसेस। उसके बाद बाल मिल इज ए टाइप ऑफ ग्राइंडर। ग्राइंडर एक टाइप है, ग्राइंड करिए चीज़ों को, यूज टू ग्राइंड एंड ब्लेंड द मटीरियल्स अप टू नैनोमीटर रेंज। तो ये आप, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस मशीन डज वर्क। तो ऑल ए बाल मिलिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो ये क्या है, ये भी हम सब देखेंगे। इम्पैक्ट क्या होता है, बॉल का ऊपर पड़ना, एट्रिशन क्या होता है, उसका रोटेट करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। द साइज इज रिड्यूस्ड बाय इम्पैक्ट एज द बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम द नियर द टॉप ऑफ द शेल। तो बॉल जो है ना, जब वो घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो बॉल जो मेटल्स के बीच में है बॉल मिलिंग के अंदर, वो गिरती हैं उसके ऊपर, हमारे मटेरियल के ऊपर, ऐसे घूम घूम के बार बार, तो वो पिसता जाता है और वो छोटे से छोटा होता जाता है। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में भी आप डायग्राम देख सकते हैं। वेट और ड्राई बाल मिलिंग ग्राइंडिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन से फॉलोइंग पार्ट्स हैं, फीडिंग पार्ट, जहाँ से हमने अपना मटेरियल फीड करना है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा फीडिंग मटेरियल, यहाँ पे ये वाला फीडिंग मटेरियल है, जहाँ पे आपको ब्लू सा और येलो सा नज़र आ रहा है। उसके बाद डिस्चार्जिंग पार्ट, यहाँ से हमें इसको डिस्चार्ज करना है। उसके बाद टर्निंग एंड ड्राइविंग पार्ट, जहाँ पे हमें उसको ड्राइव करना है, मूव कराना। और रोटेटिंग बॉल्स, जो उसके अंदर बॉल्स होती हैं और रोटेट करने वाली, वो भी इसके अंदर आएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंड्रिकल शेल रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। एक बड़ा सा एक शैलो सा एक सिलेंडर होता है बड़ा सा, उसके अंदर बॉल्स होते हैं जो कि मूव करता है।
एक्सिस ऑफ द शेल मे बी हॉरिजॉन्टल और एट सम एंगल, वो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और कुछ एंगल पे भी ऐसे भी घूम सकता है। इट इज़ पार्शली फिल्ड विद बॉल्स, ये सारे का सारा नहीं भरा होता, अगर सारे का सारा भरा होगा तो हम इसके अंदर अपना मटेरियल कैसे जो है वो पुट करेंगे, तो दैट्स वाई ये हाफ फिल्ड होता है बॉल्स के साथ। वो बॉल्स का साइज भी वेरी करता है मशीन टू मशीन। दीज बॉल्स आर ग्राइंडिंग मटीरियल्स मेड अप ऑफ क्रोम स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये बड़ा ईजी है। ये बॉल जो है वो क्रोम स्टील की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की इसलिए बनाई गई होती हैं, एक्चुअली व्हेन वी आर जस्ट डीलिंग विद वेट प्रोसेस, तो वाटर के साथ स्टेनलेस स्टील रिएक्ट नहीं करता, जिससे हमारे पास आपको पता है कि रस्ट वगैरह प्रोड्यूस ना हो जाए। दैट्स वाई वी आर टेकिंग दैट टाइप ऑफ मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉल दैट डजंट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। The inner surface of the hollow cylinder is lined with a resistant material such as manganese, steel और rubber। उसका inner material भी हमने क्या किया होता है, कोट किया होता है, ताकि कोई उसके साथ रिएक्शन वगैरह ना हो, हमारा जो मटेरियल है नैनो पार्टिकल जो है वो कंटेमिनेट ना हो जाए मशीन के साथ। सो हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ना ये देखते हैं। उसके बाद द लेंथ ऑफ द मिल इज़ नियरली इक्वल टू द डायमीटर, जितनी तकरीबन वो लंबी होती है उतनी ही वो चौड़ी होती है, उतनी वो गोलाई में होती है। उसका साइज़ अगर आपने देखा हो पीछे, यहाँ पे देखें, ये मशीन है, जितनी लंबी है उतनी ही चौड़ी है, तो उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। बॉल्स ऑक्यूपाई अबाउट 30 to 50% ऑफ द वॉल्यूम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाफ फिल्ड होते हैं बॉल्स उसमें। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज़ 12 मिलीमीटर टू 125 मिलीमीटर, ये भी वेरी करता है मशीन टू मशीन, ये भी बता चुका हूँ। द डायमीटर ऑफ द शेल इज़ 3 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ अबाउट 4.5 मीटर्स, उसकी जो लेंथ है वो 4.5 मीटर्स है, और आई थिंक जिस रूम में मैं बैठा हूँ इसकी भी इतनी ही है, और उसका जो डायमीटर है शेल का वो 3 है। वो जो मशीन का सिलेंडर है उसका डायमीटर जो है वो कितना है, वो 3 मीटर्स है, और उसकी जो लेंथ है 4.5 मीटर्स है, अराउंड अबाउट इक्वल ही हैं दोनों। द शेल इज़ रोटेटेड थ्रू ए ड्राइव गियर विद स्पीड ऑफ 60 to 100 RPM, कि वो 100 रोटेशंस लेती है पर मिनट में, और इस रफ्तार से हम उसे जो है वो करवाते हैं। इसके वर्किंग क्या है, द मटीरियल टू बी ग्राउंड इज फेड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री इनटू द क्रशिंग जोन एंड द प्रोडक्ट इज डिस्चार्ज एट 30 डिग्री। हम उसको डाल देते हैं 60 के एंगल पे और 30 डिग्री के एंगल पे निकाल लेते हैं। एज द शेल रोटेट्स द बॉल्स आर लिफ्टेड अप ऑन द राइजिंग साइड ऑफ द शेल एंड दे कैस्केड डाउन फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ द शेल। जैसे ही वो रोटेट करता है, जो बॉल जो नीचे होते हैं भारी भारी स्टेनलेस स्टील के, वो ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर से गिरते हैं ग्रेविटी के असर से, जो नीचे मटीरियल पड़ा होता है वो उसके नीचे आके क्रश हो जाता है। The solid particle in between balls and ground are ground and reduced in size, वो बार बार पिसते जाते हैं इम्पैक्ट की बार बार करने की वजह से, इसकी वजह से वो नैनो साइज में चले जाते हैं। इफ़ द रेट ऑफ फीडिंग इंक्रीज्ड, फीडिंग का रेट बढ़ा देंगे, कोर्सर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड एंड इफ द स्पीड रोटेशन इज इंक्रीज्ड एंड द फाइननेस ऑफ द गिवन कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। एक तो वो जो हमारी स्पीड है ना, उसको आप अगर ज़्यादा करेंगे तो हम ज़्यादा फाइन नैनो पार्टिकल्स गेन कर सकते हैं। अगर आपकी उसकी स्पीड स्लो है तो नैनो जो लार्जर साइज में हमारे पास नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो बनेंगे। ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग द बॉल्स देमसेल्फ वेयर एंड आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस सो दैट मिल कंटेन्स बॉल ऑफ द वेरियस एजेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम चेंज करते रहते हैं। बॉल मिल प्रोड्यूसेस 1 to 50 टन पर आवर ऑफ द पाउडर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉल मिल इज़ अबाउट 6, ये वेरी कर सकती है, ये जो है ना रीजन टू रीजन वेरी कर सकती है, ये मशीन टू मशीन वेरी कर सकती है। तो दिस इज़ नॉट यू कैन से यूनिवर्सल थिंग कि आप यही पुट करेंगे। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वाई वी यूज़ बॉल मिलिंग प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नैनो मटीरियल्स। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ लो, बहुत सस्ता बन जाता है। कैन बी यूज टू मेक कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड बोरोन नाइट्राइड नैनो ट्यूब्स, और इनसे हम बोरोन नैनो नाइट्राइड ट्यूब्स भी बना सकते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स भी बना सकते हैं। यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटीरियल्स एट बल्क, हम इसकी हेल्प से, वैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें कम क्वांटिटी में बनता है, लेकिन इस कंपैरेटिवली अदर जो है ना वो मेथड्स जो हैं वो टॉप डाउन मेथड्स, उनमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो है वो बल्क में बना देता है नैनो मटीरियल्स। सूटेबल फॉर बोथ बैच एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद सॉलिड फेज सिंथेसिस का दूसरा प्रोसेस जो है, दूसरा मेथड जो है, दूसरी टेक्निक जो है हम यूज़ करते हैं वो है स्फीयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, SPD। ये बहुत कॉमन है, ये क्या है पहले हम इसको देख लेते हैं। Sphere plastic deformation or SPD is one of the methods of obtaining very fine crystalline structure in different bulk materials and alloys। जब हम alloys या materials वगैरह की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा फाइन क्रिस्टलाइन को गेन करना हो तो we will use SPD technique, SPD method for the production of nanomaterials। The material produced by SPD is in the range of grain size from 50 to 1000 nanometers। ये रेंज भी इसकी देख लें अच्छी खासी है, बहुत स्मॉल साइज पे लेके जा रहा है। इट कैन बी यूज टू obtain almost homogeneous poreless मटीरियल, ये होमोजेनियस मटीरियल बनाता है, तकरीबन सारे का सारा मटीरियल एक जैसा ही बनाता है, जो कि हमें चाहिए, होमोजेनिटी आनी चाहिए। देयर हैव बीन a number of technologies using SPD developed
फॉरआर्म स्ट्रक्चर विद ग्रेन साइज बिटवीन 10 टू, अब बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जो हैं वो ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट हो गई है, SPD में फर्दर जो है टेक्निक्स आ गई हैं जिसकी वजह से हम इसको साइज़ को और भी रिड्यूस कर सकते हैं। वो टेक्निक्स को यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ ई कैप है, कंशेयरिंग प्रोसेस है, C2S2 है, कन्फर्म है, तो ये भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई आप इसको देख लीजिएगा अगर हुआ तो। मैंने डायग्राम्स भी साथ साथ पेश कर दिए। उसके बाद लिथोग्राफी इज़ अ थर्ड प्रोसेस व्हेन वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसाइजिंग आर नैनो पार्टिकल्स इन सॉलिड फेज। सो ये थर्ड नंबर पे जो आती है टेक्निक ये है लिथोग्राफी। कंपोनेंट्स ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस मेथड। हम जितने भी सेमीकंडक्टर जो है ना उनके कंपोनेंट जो बनाते हैं ना वो इसी टेक्निक से बनाते हैं। इंटीग्रेशन डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन चिप्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। आजकल देख लें नैनो टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ हो रही है सिलिकॉन चिप्स में, मोबाइल फ़ोन्स में और कहाँ कहाँ, ये सारा इसी मेथड की हेल्प से है, क्योंकि हम इसी की हेल्प से सेमीकंडक्टर जो है वो बना रहे हैं। टर्म लिथोग्राफी कम्स फ्रॉम आर्ट वर्ड, ये आर्ट वर्ड से आता है। इट इज़ एन आर्ट मेड बाय इम्प्रेसिंग इन टर्न सेवरल फ्लैट इम्बोस स्लैब्स। हम बहुत ज़्यादा स्लैब्स लेते हैं, उनको फिर हम टर्न करते हैं, ब्रेक करते हैं, ईच कवर्ड विद ए ग्रीसी इंक ऑफ सम कलर, उसके ऊपर कुछ कलर वगैरह भी होता है ग्रीसी सा, ऑन टू द पीस ऑफ पेपर। ये सारा जो है ना मेथड इसके अंदर आता है, थोड़ा सा मेथड भी इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया। लिथोग्राफी हैज़ डिफरेंट टाइप्स हैविंग डिफरेंट यूजेज। इनकी बाकी भी टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में एक्सप्लेन नहीं की, अगर आपने वो भी देखनी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। नैनो लिथोग्राफी एक टेक्निक है, फोटो लिथोग्राफी एक टेक्निक है और इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी एक टेक्निक है। तो ये इसी की टाइप्स हैं। उसके बाद हम लिक्विड फेज़, अब हमने सॉलिड फेज़ जो है ना उसको ज़रा साइड पे करके अब हमने लिक्विड फेज़ सेंसिस देखने कौन कौन से हैं। हमने पीछे स्लाइड में सबसे दूसरी या तीसरी स्लाइड में देखा था कि लिक्विड फेज़ में सोल जेल मेथड आता है, उसमें हाइड्रोथर्मल मेथड आता है, को प्रेसिपिटेशन मेथड आता है। अब हम वो डिस्कस करने लगे। पहले हम देखते हैं कि लिक्विड फेज़ सेंसिस है क्या, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। मेटल नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज वेरियस टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। हमें पता है कि जो मेटल जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जैसा कि मैंने मेटल के नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए थे जिंक ऑक्साइड के, उनके वो कैटलाइज करता है रिएक्शन को, उनको कैटलिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एज ए कैटलिस्ट कैटालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं, अब्जॉर्बेंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, सेंसर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फ्लोराइड्स हैविंग ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिवाइसेस, इनमें भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मेटल नैनो पार्टिकल्स की तो हम लिक्विड फेज सेंसिस करते हैं इन शॉर्ट। सो साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स रियली मैटर्स एंड शेप ऑल्सो, उसकी शेप और जो साइज़ है वो बड़ा मैटर करता है, किस शेप का बना रहे हो, स्फेरिकल है, क्यूबिक है, हॉरिजॉन्टल है, कि वो क्या है, सॉरी। उसके बाद सो मेटेलिक कम्प्लेक्सेस आर रिड्यूस्ड टू मेटेलिक कोलाइड्स बाय दिस टेक्निक। हम क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, हम मेटेलिक कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उन कम्प्लेक्सेस को फिर हम ब्रेक डाउन करते हैं और फिर हम उनसे मेटेलिक कोलाइड्स बना लेते हैं। प्रीकर्सर्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड पॉलीमेरिक स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड इन दिस प्रिपरेशन। ये क्या है ये भी हम देखते हैं। प्रीकर्सर्स क्या होते हैं, हम ये यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स उस रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए, एंड पॉलीमेरिक स्टेबलाइजर्स हम क्यों यूज़ करते हैं आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखें कुछ प्रीकर्सर्स मैंने दिए हुए हैं, अब राइट साइड पे टेबल आपको नजर आ रहा होगा। प्रीकर्सर्स मेटल एनोड हो सकता है, प्लाडियम क्लोराइड हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, रोडियम क्लोराइड, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, ये नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन यूज़ कर लिया, सोडियम सिट्रेट यूज़ कर लिया, एसिटिक एसिड, मेथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड। पॉलीमेरिक स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पॉलीएक्रिलेट की हम यूज़ करते हैं। फंक्शन क्या है भाई इनका, बात करते हैं। प्रीकर्सर्स तो वो चीज़ होती है जिसके अंदर हमने अपना बनाना है, सही है ना, प्रीकर्स करना है, उसको स्टार्ट करना है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो ये प्रमोट करता है फास्ट रिडक्शन को, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी रिडक्शन फास्ट होगी, और फास्ट रिडक्शन होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा, और जब रिएक्शन फास्ट होगा तो हम बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। तो अगर तो आपको नैनो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल साइज़ में चाहिए 5 नैनोमीटर्स के आसपास, तो आप फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे इन लिक्विड फेज सेंसिस। अगर तुम्हारे पास रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो वीक है और रिएक्शन भी स्लो होगा, रिडक्शन भी स्लो होगी, उसके नतीजे में लार्जर नैनो पार्टिकल्स जो हैं, नैनो मटेरियल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक आपको पता होना चाहिए। अब पॉलीमर स्टेबलाइजर का रोल क्या है, इट फॉर्म्स ए मोनोलेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द नैनो पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट देयर एग्रीगेशन। ये क्या करता है, जब नैनो पार्टिकल्स एक लेयर बन जाती है तो उनके ऊपर आके ये जुड़ जाता है ताकि उसकी जो है ना वो एग्रीगेशन ना हो, क्लस्टर्स ना बन जाएं उसके नैनो पार्टिकल्स के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उनकी इंडिविजुअलिटी भी होनी चाहिए। जब हम नैनो पार्टिकल्स बनाएं तो इंडिविजुअली वो अलग अलग होने चाहिए ताकि हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटी हो, ये नहीं कि वो क्लस्टर्स की फॉर्म में आ जाए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैपिंग मटीरियल, इसको कैपिंग मटीरियल भी कहते हैं क्योंकि उसको कैप कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। If growth sites are occupied by the polymer, the rate of the growth of nanoparticles may be reduced and vice versa. अगर तो ग्रोथ साइट्स जो हैं वो सारी की सारी कवर्ड हैं तो जो नैनो पार्टिकल का रेट है बनने का वो स्लो हो जाएगा, और जो ग्रोथ साइट्स हैं जहाँ पे ग्रो करना है नैनो पार्टिकल्स ने, अगर वो ऑक्यूपाइड नहीं है फुली, तो हमारे नैनो पार्टिकल्स की फॉर्मेशन जो है वो रेट उनका फास्ट हो जाएगा। ये तो ईजी है।
द शेप ऑफ द नैनो पार्टिकल्स इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय स्टेबलाइजर्स इन डिफरेंट अमाउंट्स। हम स्टेबलाइजर्स की अमाउंट कम ज़्यादा करके अपने नैनो पार्टिकल्स की शेप को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट मेथड है हमारा लिक्विड फेज सिंथेसिस में सोल जेल मेथड। ये भी मैंने यूज़ किया था, आपको ऑलरेडी बताया। सोल जेल मेथड है क्या? द सोल जेल मेथड वाज डेवलप्ड इन 1960s। 1960s में पहली दफ़ा ये बनाया गया था, इसको यूज़ किया गया। इट मे बी यूज टू प्रिपेयर मटीरियल्स विद अ वैरायटी ऑफ शेप्स। अब हम मल्टीपल शेप्स जो है वो बनानी हो, सच एज पोरस स्ट्रक्चर, थिन फाइबर्स, डेंस पाउडर एंड थिन फिल्म्स, इन चीज़ों के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ मेथड्स हैं, इसके अंदर कुछ सेवरल स्टेप्स आते हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन। सोल फॉर्मेशन, सबसे पहले हम सोल बनाते हैं। अब सोल क्या है? सोल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ, कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मटीरियल्स का जो लिक्विड हो। हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज मिसिबल विद वाटर। हम हाइड्रोलाइज करते हैं मेटल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जो कि वाटर के साथ भी मिसिबल हो। मिसिबल का मतलब थोड़ा सा डिजोल्व हो जाए। और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स इन वाटर रिजल्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोल। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और साथ आर जो है अल्काइल ग्रुप अटैच किया, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज किया। जब हम इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपके सामने अल्कोहल की फॉर्मेशन भी हो रही है और MOH बन गया, तो ये सोल फॉर्मेशन हो गई। जेल, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जेल फॉर्मेशन। जेल फॉर्मेशन में क्या होती है? हम इसको कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन फॉलोड बाय पॉलीकंडेंसेशन, फिर पॉलीकंडेंसेशन होती है ऑफ सोल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जेल, फिर हमारे पास जेल प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जेल दिखा देता हूँ। अब इसके भी दो स्टेप्स हैं। वाटर कंडेंसेशन है। वाटर कंडेंसेशन में क्या होता है? हाइड्रोलाइज स्पीशी कंडेंस रिलीजिंग वाटर, जब वो कंडेंस होते हैं तो वाटर को रिलीज करते हैं। अल्कोहल कंडेंसेशन कौन सी होती है? जब वो कंडेंस होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अल्कोहल को रिलीज करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने याद रख लेनी है। एजिंग ऑफ द जेल ड्यूरिंग विच द पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स कैन एक्सीड 7 days, 7 days भी लग सकते हैं उसको, इज क्रिटिकल टू प्रिजर्वेशन ऑफ द क्रैक्स इन जेल्स दैट हैव बीन कास्ट। तो ये सोल जेल मेथड एक जनरल सा मेथड है। वो फर्स्टली हम क्या करते हैं? हम पहले सोल बनाते हैं, सोल के बाद हम उसकी जेल फॉर्मेशन करते हैं, जेल फॉर्मेशन को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज करने के बाद हम उसको एजिंग प्रोसेस के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए अब उसको ड्राई किया, इट इज़ नथिंग बट रिमूवल ऑफ पोर लिक्विड। हम उसके अंदर जो पोर्स के अंदर लिक्विड चला गया उसको रिमूव कर देते हैं, तो फिर हमारे पास एक एरोजेल टाइप बन जाता है। ये एरोजेल है। अंडर हाइपर क्रिटिकल कंडीशंस अपॉन ड्राइंग द नेटवर्क डज नॉट कोलैप्स एंड एरोजेल्स आर फॉर्म्ड। वो एरोजेल सी बन जाती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद अंडर एम्बिएंट कंडीशंस अपॉन थर्मल इवेपोरेशन श्रिंकिंग ऑफ पोर्स अकर्स एंड जीरो जेल्स आर फॉर्म्ड। फिर हमारे पास जो जेल्स होती हैं उनको हम जीरो जेल्स में कर सकते हैं, फर्दर उनको एम्बिएंट कंडीशंस प्रोवाइड करके, थर्मल इवेपोरेशन करवा के। एक होता है वैसे इवेपोरेशन करवा दी, जब आपने सारे का सारा उसके अंदर से लिक्विड मूव करवा देना है तो हमारे पास एरोजेल्स की बजाय वो जीरो जेल्स बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है कैल्सिनेशन। जीरो जेल्स इज हीटेड अप टू 8000 डिग्रीज। उसको 8000 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं। द पोर्स आर कोलैप्स्ड एंड रिमेनिंग ऑर्गेनिक पोर्शन इज वोलेटिलाइज्ड। और बाकी जो उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमने स्टार्ट पे लिया था वो जो डला हुआ है वो इवेपोरेट कर जाएगा, हमारा प्योर नीचे अपना मटेरियल जो है नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में मिल जाएगा। द सरफेस बाउंड MOH ग्रुप आर रिमूव्ड, उसको भी रिमूव कर देते हैं। देयर बाय डी डेंसिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द जेल। फिर हम जो है ना वो जेल को डिकम्पोज कर देते हैं, फिर हीट करते हैं। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट द मटेरियल इज शेप्ड इनटू डिजायर्ड फॉर्म। जिस शेप में लेके आना हो, वो क्रिस्टल फॉर्म में लेके आना है, उसको नीडल लाइक शेप में लेके आना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिल्म्स की शेप में लेके आना है, फाइबर्स की शेप में लेके आना, तो आप उसको हीटिंग के प्रोसेस से कर सकते हो। सब्सिक्वेंटली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिरेमिक मटेरियल, वो सिरेमिक मटेरियल में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपके सामने एक डायग्राम है सोल जेल साइंस। इसकी क्या है आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले आप सोल बनाते हैं, सोल से फिर आप जेल बनाते हैं, जेल से आप उसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करके एरोजेल बनती है, एरोजेल से उसका जीरो जेल बनती है, उसको आप हीट करके डेंस सिरेमिक में शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जेल को डायरेक्टली भी वेपोरेशन करके जीरो जेल में शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इधर को देखें अगर आप, तो जीरो जेल फिल्म्स हैं, उसके बाद डेंस फिल्म है। तो ये जनरल सी डायग्राम है, राइट साइड को अगर जाएंगे तो ज़्यादा ईजी है समझने के लिए, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है? मोनोसाइज नैनो पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। हम बहुत स्मॉल साइज के नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। और इट इज़ यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लासेस, ग्लास सिरेमिक और सिरेमिक मटेरियल्स एट लोअर टेम्परेचर। कम टेम्परेचर यूज़ करके, कम एनर्जी लगा के हम सिरेमिक मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं, कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ पार्टिकल्स, हम इसको कंट्रोल कर नहीं पाते सही तरह से। अवॉइडिंग द एग्लोमीरेशन, हम लोग एग्लोमीरेटिंग ऑफ न्यूली फॉर्म्ड पार्टिकल्स, तो ये भी हम इसको कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। एग्लोमीरेट एक्चुअली होता है पार्टिकल्स का इकट्ठा हो जाना, एग्रीगेट बना देना, तो उसको भी है ना अवॉइड की नहीं किया जाता यहाँ पे। समटाइम्स हमने क्लस्टर भी बनाने होते हैं, तो वो भी इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जी मेथड नंबर 2 जो है फॉर द लिक्विड फेज सिंथेसिस, ये है को प्रेसिपिटेशन। दिस इज़ द टेक्निक इन विच अ मिक्सड प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड। हम मिक्स करते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 इनसोलुबल स्पीशीज़। हम दो मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, इनसोलुबल होती हैं, आपस में मिक्स करते हैं, दैट्स आर साइमल्टेनियसली
डिग्रेडेड फ्रॉम द एक्चुअल सोल्यूशन, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड कर देते हैं। द प्रीकर्सर्स विच आर यूज्ड इन दिस टेक्निक आर नॉर्मली इनऑर्गेनिक साल्ट्स लाइक नाइट्रेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स। हम इसमें ये प्रीकर्सर्स यूज़ करते हैं। प्रीकर्सर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, जो स्टार्टिंग मटीरियल होता है। तो हम उसमें स्टार्टिंग मटीरियल जो यूज़ करते हैं वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, नाइट्रेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स। The solution forwarded to the adjustment in the pH or evaporation to let those salts to get precipitated as hydroxides, oxalates and hydrous oxides। तो ये भी हम solution को forward करते हैं pH को maintain करने के लिए, evaporate करवाने के लिए। The crystals growth and their aggregation are affected by the salt concentration। साल्ट कंसनट्रेशन से हम क्रिस्टल्स की ग्रोथ को और एग्रीगेशन को करवा सकते हैं चेंज, टेम्परेचर से करवा सकते हैं, एक्चुअल उसकी पीएच से करवा सकते हैं, और रेट चेंज ऑफ पीएच को भी चेंज करके कर सकते हैं। आफ्टर प्रेसिपिटेशन, जब प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो सॉलिड पोर्शन और मैस इस कलेक्टर, उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं हीट के लिए ताकि वो बॉयल कर दे। The washing and drying process applied for the co-precipitated hydroxides affects the extent of agglomeration in the powder in last, and it must be considered when the intended प्रोडक्ट इज नैनो साइज। उसको उस वक्त तक हम करते रहते हैं कि एग्लोमरेशन भी ना हो, उसमें होती रहे, और नैनो साइज पाउडर की शेप में जब तक ना आए, ताकि सारे का सारा जो लिक्विड था उसके अंदर से वेपोरेट कर जाए। कैल्सिनेशन आगे होता है हाई, ज़्यादा वो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना है। कैल्सिनेशन इज देन डन टू ट्रांसफर हाइड्रोक्साइड्स इनटू क्रिस्टल ऑक्साइड्स। अब हाइड्रोक्साइड्स मतलब वाटर वाले ऑक्साइड्स, तो अब उसको फर्दर कैल्सिनेट करेंगे तो हाइड्रो जो वाटर वगैरह है उसके अंदर से रिलीज हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ऑक्साइड्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये को-प्रेसिपिटेशन मेथड का एक जनरल सी डायग्राम है। ये मैंने दो जो है वो सोल्यूशन को मिक्स किया, उससे मेरे पास प्रीकर्सर मटेरियल बना, जिससे मेरे पास प्रेसिपिटेट्स बने, उसको वॉश किया, तो उसको फिर ड्राई किया और ड्राइड सैंपल मेरे पास आके उसके मैंने नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो फेराइट के जो है वो प्रिपेयर कर लिए। लेफ्ट साइड पे अगर देखें एनाइन सोल्यूशन है, कैटाइन सोल्यूशन है, मिक्स करते हैं, न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ होती है, एग्लोमरेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, फिर फिल्ट्रेशन करके कैल्सिनेट करके अपना रिक्वायर्ड मटेरियल, ये मेन स्टेप्स आपने इसको मेमोराइज कर लेने। थर्ड जो है वो है लिक्विड फेज सिंथेसिस। सेकंड लास्ट है ये हाइड्रोथर्मल। इसमें वाटर, हाइड्रोथर्मल मींस वाटर यूज़ कर रहे हैं। वाटर मीडियम इज़ यूज्ड इन सील्ड रिएक्शन चैम्बर। एक हम चैम्बर सा लेते हैं, उसके अंदर वाटर मीडियम यूज़ करते हैं। मेथड इज़ नॉर्मली यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंगल क्रिस्टल। जब हम सिंगल क्रिस्टल बना रहे हो तो फिर हम ये मेथड यूज़ करते हैं। डिपेंड्स अपॉन द मिनरल सोलिबिलिटी इन हॉट वाटर। हम 100 डिग्री सेल्सियस पे 98 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ले लेते हैं और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, और ये सील्ड एक चैम्बर में किया जाता है प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड विद द वाटर टू क्रिस्टल्स एंड इन द ऑटोक्लेव द ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल्स कैरीड आउट। ऑटोक्लेव में भी डाल दिया जाता है और ऑटोक्लेव में प्रोसेस खुद ब खुद होता रहता है। The temperature of the ends maintain different so that the nutrients get dissolved at hotter end and the other causes seeds to grow additionally। उसका टेम्परेचर जो एंड टू एंड हम वेरी करते हैं ताकि जो है वो हॉटर एंड पे जाके न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे वाले डिजोल्व हो जाएं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को डिजोल्व करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इज सूटेबल फॉर लार्जर क्रिस्टल। व्हेन वी आर जस्ट डीलिंग टू मेक लार्जर क्रिस्टल वी विल गो टुवर्ड्स हाइड्रोथर्मल मेथड। इसकी स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने, आप इसको पास करके भी देख सकते हैं, और ये बड़ी ईजी सी डायग्राम्स हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट जो है हमारे पास सोल्वोथर्मल मेथड है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड केमिकल मेथड टू सिंथेसाइज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ये सेम टू सेम वैसा ही है हाइड्रोथर्मल, बस हाइड्रोथर्मल में वाटर यूज़ करते हैं ओनली, इसके अंदर हम जो सॉल्वेंट चेंज कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट मैचिंग विद हाइड्रोथर्मल मेथड, उसे मैच करता है। इन दिस मेथड स्टेनलेस स्टील ऑटोक्लेव इज यूज्ड वेयर सिंथेसिस इज कैरीड आउट। इसमें हम स्टेनलेस स्टील जो ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस मेथड, जो हाइड्रोथर्मल मेथड से इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, द प्रीकर्सर सोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज एक्वस। वो पानी नहीं होता, उसके अलावा इसके अंदर हम चेंज कर ले, क्योंकि सॉल्वोथर्मल है तो हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स ले सकते हैं। बाय चेंजिंग पैरामीटर्स लाइक रिएक्शन टाइम, टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट टाइप, द शेप ऑफ द नैनो पार्टिकल्स कैन बी कंट्रोल्ड। तो हम ये चीज़ें जो है चेंज करके पैरामीटर चेंज, हमने रिएक्शन टाइम बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, सॉल्वेंट टाइप चेंज कर दी, पहले मैंने ईथर लिया था बाद में कोई और ले लिया, तो इस तरह करके हम अपने नैनो पार्टिकल्स की शेप और उसकी जो साइज़ है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। ये दिस इज़ अबाउट सोल्वोथर्मल मेथड के बारे में। ये सोल्वोथर्मल ऑटोक्लेव है जिसके अंदर ये देखें स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, टेफ्लॉन के अंदर कप लगे हुए हैं, तो इसके अंदर हम अपना मटेरियल ऐड कर देते हैं और रीजन डाल देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर टुडे अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, या फिर मुझे इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।